गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द सिविल चौपाल। तो जैसा कि आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी अभी जो पीछे आई थी, जो इसमें मेंस के बारे में और प्रीलिम्स की जो कंबाइंड तैयारी के बारे में हमने बात की थी कि जो 26 अप्रैल का जो आपका प्रीलिम का पेपर है और मेंस के और प्रीलिम के बीच में जो गैप है वो बहुत कम है। तो इसलिए हमने बात की थी कि इथिक्स को, इंग्लिश को, हिंदी को कम से कम हमें प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आज इथिक्स के ऊपर कि इथिक्स को कैसे किया जाए, और जो GS4 का पेपर है अपना HCS में जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है इथिक्स का पेपर, उसके बारे में आज बात करेंगे। 100 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमने GS4 को ही क्यों उठाएंगे हम, वाई इथिक्स। तो आपको याद रखना है कि एक तो इसका कॉस्ट टाइम बेनिफिट बहुत है। अब कॉस्ट टाइम बेनिफिट का मतलब है कि आप कम टाइम में इसको ज़्यादा कवर कर सकते हैं। जैसे हम इथिक्स को अगर देखें तो ये 2 पार्टों में आपको पूछी जाती है। एक तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट होता है। थ्योरेटिकल पार्ट में आपसे जो सिलेबस दिया गया है उसकी डेफिनेशन पूछेंगे, और जो सिलेबस में बहुत सारे टर्म्स दिए गए, ग्लोसरी दी गई है, उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। प्लस एक होता है केस स्टडी। अब केस स्टडी में आपको कोई सीन दिया जाएगा, कोई सिनेरियो दिया जाएगा कि अगर आप कोई यहाँ के ऑफिसर हैं या फिर कोई भी किसी पोस्ट के ऊपर हैं, तो आपको ऐसा डिलेमा सा दिया जाएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे कि अब इस सिचुएशन में हमें इथिकली क्या करना चाहिए। तो उसके ये भी थ्योरेटिकल बेस्ड ही होता है। तो जितने भी डिलेमास होंगे उनको निपटना है, ये सारी चीज़ें केस स्टडीज़ में पूछी जाती हैं, जो थ्योरेटिकल बेस ही होता है। और इसको कवर करने में अगर हम इसको ढंग से करें कवर, तो 12 से 15 दिन में हम थ्योरी को आराम से कवर कर सकते हैं। प्लस केस स्टडी को थ्योरी से ही जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो केस स्टडीज़ में तो आपको अपना व्यू ज़्यादा रहेगा। और आप इथिक्स के पेपर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसको आप खुद से कर ना पाए। इसमें पूछा जाएगा कि ईमानदारी क्या है, सत्यनिष्ठा क्या है, एक सिविल सर्वेंट को अपनी जॉब में ईमानदारी क्यों रखनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन का जवाब सबके पास होता है। तो आपको क्या करना होता है, इन्हीं जो आपके आंसर्स हैं इनको थोड़ा सा वैल्यू ऐड करके लिखना है, कुछ नए एग्जाम्पल्स के साथ, थ्योरी के कुछ वर्ड्स के साथ, तब आपके मार्क्स इसमें ज़्यादा आते हैं। तो एक तो इसको हम क्यों कवर कर रहे हैं कि 12 से 15 क्लासेस में किया जा सकता है, इजी टू कवर है। प्लस ये डिफरेंट सब्जेक्ट है। जैसे कि आप GS1 को देखेंगे तो उसमें आप हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ये आप प्रीलिम्स के साथ भी पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स में ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ऐसे ही GS2 है जिसमें आप पॉलिटी को देखेंगे, गवर्नेंस को देखेंगे। इसमें गवर्नेंस तो चलो अलग है, पॉलिटी को आप देख रहे हैं तो पॉलिटी भी आपको प्रीलिम्स में पढ़ाई हो रही है पॉलिटिक्स की। ऐसे ही GS3 है, इसमें साइंस एंड टेक है, इकोनॉमिक्स है, ये भी आप लोग प्रीलिम में आराम से कवर कर रहे हैं। तो आपको कुछ कुछ आइडिया तो लग रहा है कि आप इन सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पता भी है। लेकिन जो इथिक्स है वो बिल्कुल अलग सब्जेक्ट, डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो इसको पहले ही कवर कर लेना चाहिए ताकि चीज़ों को हम आसानी से कवर कर पाएँ और सिलेक्शन ले पाएँ। तो अब जब हम इथिक्स के सिलेबस को देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इथिक्स में सिलेबस ही होता है। तो जब हम सिलेबस को देखते हैं तो हम मोटा मोटा इन थीम्स में बांट सकते हैं कि एक जो थीम दी गई है इथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस की, और एक ह्यूमन वैल्यूज़ की, एटीट्यूड की, एप्टीट्यूड की, इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो इमोशनल बेस होती है, एक तो होती है इंटेलिजेंस बेस चीज़ें होती हैं कि किस में कितनी बुद्धिमत्ता है, एक होती है इमोशनल की भावनात्मक बुद्धिमत्ता कि भावना से कितना व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कितना मजबूत है, वो सारी चीज़ें। प्लस मॉरल थिंकर्स होते हैं, कुछ थिंकर्स के कोट्स दिए जाएंगे, जैसे महात्मा बुद्ध है, कोई गांधी है, कोई जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इनके कोट्स आपको दिए जाएंगे। कोई गांधी जी के कोई थॉट्स को लेकर आपको पूछ लिया जाएगा कि आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं, अभी सिविल सर्वेंट इसको कैसे अपना सकते हैं, ये सारी चीज़। फिर आता है पब्लिक सर्विस वैल्यू क्या होती है कि कोई भी सिविल सर्विस का अगर कोई जॉब है तो उसकी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो उसके पास होनी चाहिए, कि ईमानदारी होनी चाहिए उसके पास, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, ये सारी चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। और प्रोबिटी इन गवर्नेंस, ईमानदारी गवर्नेंस को कैसे चीज़ों को कवर करती है गवर्नेंस में, ये भी आपको देखना होता है। प्लस हमने ये पढ़ी लिया कि केस स्टडी आएगी जो सेकंड बेस पे, जिसका एप्लीकेशन आएगा, तो और ये भी केस स्टडी भी ठीक ठाक कवर करती है चीज़ों को। तो आप लोग देख सकते हैं कि 75-25 का ये रेशियो हो सकता है, या फिर 70-30 का भी हो सकता है कि 70% आपसे थ्योरी पूछी जा सकती है, 30% केस स्टडी से पूछी जा सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है केस स्टडी भी, और जो थ्योरी बेस से ही होगा तो थ्योरी आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखते हैं सिलेबस। देखिए ये आपका सिलेबस है 25 का, जो 100 नंबर का पेपर होने जा रहा है। अब इसमें ये वही थीम है। सबसे बड़ी बात, जो HCS के जो बच्चे हैं उनके लिए ये बिल्कुल एथिक्स का पेपर बिल्कुल नया होगा। हालांकि जो UPSC के बच्चे हैं उनमें तो एथिक्स का जो पेपर आता है वो उनको पढ़ चुके होंगे। तो ये भी एक आपके लिए मतलब कंपटीशन की बात भी है और अच्छी बात भी है। जो UPSC के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो कवर कर भी लिया होगा। तो और रही बात सिलेबस की, तो लगभग पूरा 100% ही जो सिलेबस है UPSC का और HCS का लगभग सेम है। अब रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस इंग्लिश में दिया गया है, ये हमने हिंदी में इसको कवर करवाया है।
आप इस सिलेबस को देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब इससे क्या फ़ायदा है, आप देखेंगे कि जो PYQs आएंगे तो वो सीधे सीधे इन पे पूछे जा रहे हैं। किसी में पूछा जा रहा है एसेंस ऑफ एथिक्स क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स क्या है, तो मतलब सीधे के सीधे वो क्वेश्चन इनसे पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि ह्यूमन वैल्यूज़ क्या है, ये चीज़ें सीधे के सीधे पूछा जा रहा है। वो पूछा जा रहा है कि एटीट्यूड क्या होता है, उसका कंटेंट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, और कैसे सिविल सर्विस में वो योगदान देती हैं ये सारी चीज़ें। मोरल बिहेवियर क्या होता है, मोरल एटीट्यूड क्या होता है, पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, वो लगभग सीधे इन ग्लोसरी पे, यानी कि जो वर्ड है इन वर्ड पे सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड कैसे डेवलप किया जा सकता है, कौन से एप्टीट्यूड डेवलप करना चाहिए सिविल सर्विस को। हम आगे PYQ में आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस जो हमने बताया था आपको कि इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर ऑफ इंडिया और वर्ल्ड, जितने भी इंडिया के और वर्ल्ड के जो मोरल थिंकर हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एथिक्स में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने बताया इसमें बड़े बड़े थिंकर्स के नाम आएंगे, महात्मा बुद्धा, महावीरा, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, और जितने भी बड़े थिंकर्स हैं, प्लेटो है, सुकरात है, उनके बारे में, उनका कोई कोट है, उनकी कोई थ्योरी है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपको बताना है कि कैसे आप उसको अप्लाइड रूप में भी यूज़ कर सकते हो। प्लस आपने ये बताया था मैंने आपको कि पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यू कौन सी होनी चाहिए एथिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आप देख सकते हैं कि एथिकल कंसर्न कौन सी आएंगी, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स कौन सी आएंगी, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी कौन से लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, कौन सी एथिकल वैल्यू चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें कवर करनी होती हैं। फिर देखिए इसमें सीधा का सीधा लिखा गया वो चीज़ें अगर आप कवर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको सारी चीज़ें कवर हो गई। जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताया गया है तो आप इसको सीधा अलग से पढ़ सकते हैं। मोरल वैल्यू इन गवर्नेंस आप ये पढ़ सकते हैं सीधा का सीधा। तो इससे मतलब आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। फिर कह रहा है कि प्रोबिटी इन गवर्नेंस, की गवर्नेंस जो शासन है, प्रशासन है, उसमें ईमानदारी क्या रोल फॉलो करती है। फिर कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जैसे कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, यानी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए गवर्नमेंट में, राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कोड्स ऑफ एथिक्स क्या करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट क्या करते हैं, इनका डिफरेंट क्या होता है, लॉ और एथिक्स में डिफरेंट क्या होता है। ये अगर चीज़ें आप सारा मतलब सिलेबस को भी अगर कवर करके जाते हो, इसकी जो ग्लोसरी है, इसकी जो वर्ड है, इसमें जो वर्ड्स लिखे गए हैं, अगर आप इनको भी कवर करके जाते हैं तो आपका कम से कम 70% जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है वो आराम से कवर हो जाता है। 70 और जो रहता है वो बस अप्लाइड का रहता है कि आपके पास कुछ एग्जाम्पल होने चाहिए चीज़ों को बताने के लिए, ढंग से जताने के लिए कि कोई ऐसा अधिकारी था, कोई ऐसा नेता था जिन्होंने ये करके दिखाया, ये एथिकल कुछ फंक्शन करके दिखाए, जिससे आपके जो सीट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एथिक्स में कवर करने के लिए तो वो सिलेबस होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबको सिलेबस प्रिंट आउट ले लेना है, और प्रिंट आउट का मतलब प्रिंट आउट ही ले लेना है। ऐसे मत करना कि मैं आप PDF में देख लूँगा। हाँ, जो लोग PDF की बिल्कुल आदत है उनको वो तो देख सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप प्रिंट आउट हाथ में लेके करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये हम आपको इंग्लिश और हिंदी का जो बाइलिंगुअल वर्जन है वो आपको जल्दी ही मतलब चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे भी, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे इसी वीडियो के, तो वो आपको मिल जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट ले लेना। अब प्रिंट आउट से वही बात, इसमें वही काम करना है। विवर्ती क्या होती है, संरचना क्या है, उसकी कार्य क्या है, सिविल सेवा में अभिरुचि, एप्टीट्यूड क्या बातें करती है, कौन से आधारभूत मूल्य होते हैं जो जरूरी होते हैं, यही चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो ये एक बड़ा चीज़ है कि सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस अगर आप बात करें तो एक तो सिलेबस, एक PYQ और ढंग की स्ट्रेटजी इनको यूज़ करने की, आपका एथिक्स कवर, बस यही चीज़ें होती हैं। तो देखिए अब PYQ HCS के तो है नहीं अपने पास एथिक्स के, क्योंकि पहली बार आ रहा है, लेकिन जो UPSC है उसके हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि UPSC में जो एथिक्स है वो पहले से चला आ रहा है, HCS में नया आया है। तो UPSC के PYQs को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस लगभग सेम है, पूरा ही सेम है। तो ये भी एक बड़ी बात है। तो यूज़ ऑफ PYQs की बात करेंगे तो मैं आपको PYQ दिखाता हूँ कुछ जो आपको लगेगा कि बिल्कुल सीधे सिलेबस में कैसे पूछा जा सकता है। देखिए आप, ये एथिक्स इनकम्प्रेसेस सेवरल की डायमेंशंस। अब ये देखो एथिक्स के डायमेंशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, सीधे के सीधे आयाम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखिए आप आयाम वहाँ पे लिखा था, तब आप लोग देखेंगे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। देखिए आप लोग यहाँ पे, ये मानवीय संबंधों के बीच में नैतिकता के आयाम, ये देखिए सीधा सिलेबस में दिया गया है। यहाँ पे डायमेंशन आपको मिलेगा कहीं ना कहीं पे, ये रहा डायमेंशन। देखो डायमेंशन पे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे चीज़ें पूछी जा रही हैं, कि इथिक्स के कौन से डायमेंशंस होते हैं और वो कैसे ह्यूमन एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं।
हाउ दे इन्फ्लुएंस द ह्यूमन एक्शंस, तो कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे जो एथिक्स के डायमेंशंस होते हैं। तो आप लोग पढ़ेंगे बाद में, जब भी आप लोग पढ़ेंगे टियोलॉजिकल एथिक्स पढ़ेंगे, आप लोग डियोंटोलॉजी एथिक्स पढ़ेंगे, मेटा एथिक्स पढ़ेंगे, अप्लाइड एथिक्स पढ़ेंगे। मतलब इसमें कुछ एथिक्स ऐसे हैं कि जो व्यवहारिक रूप से व्यवहार के ऊपर ध्यान देते हैं, कुछ ऐसे एथिक्स हैं जो वो परिणाम के ऊपर ध्यान देंगे, वो आपके व्यवहार को नहीं देखेंगे कि परिणाम अच्छा होना चाहिए, जैसे उसको टियोलॉजिकल एथिक्स कहते हैं, टियोलॉजी एथिक्स कहते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो डायमेंशन है, पहले आपको डायमेंशंस बताने हैं, फिर बताने कि ह्यूमन एक्शंस को कितने ज़रूरी हैं। तो आप बता सकते हैं सिविल सर्विस के जो आपके सिविल सर्वेंट होंगे या फिर ऐसे भी इंसान के जीवन में कहाँ कहाँ पे वो काम आ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में काम आ सकते हैं, कुछ चीज़ें सीखने के लिए काम आ सकते हैं। तो यही आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए, अगर आप किसी ने सिलेबस में किसी ने डायमेंशन को पढ़ा और उसके लिए 2 पेज और 1 पेज तैयार कर दिया कि डायमेंशन उसको पता था कि ये डायमेंशन है, तो फिर वो अप्लाइड फॉर्म में किसी का एग्जाम्पल दे के या फिर कोई चीज़ों को बता के फिर वो इसका आंसर आराम से दे सकता था। तो ये देखिए 2024 में आया था। फिर देखिए कि एजुकेशन इज नॉट एन इंजेक्शन, इट इज़ एन इफेक्टिव और परवेसिव टूल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, कि एजुकेशन होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए होता है। तो एनईपी के बेस पे पूछा गया था। ये एनईपी जब 2020 में जो लागू किया था, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा था 2020 में ही। तो आप ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है कि मैं आपको बताना चाहता था कि जैसे कि कोई करंट में इशू आता है तो उसको भी इथिक्स से जोड़ के पूछा जा सकता है कि डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ह्यूमन वैल्यूज से कैसे जोड़ा जा सकती है चीज़ों को। जैसे मैंने आगे एग्जांपल भी दिया है कि अरावली है, अभी अरावली बहुत चल रहा था बीच में, तो अरावली के ऊपर इथिकल इशू आ सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी का इशू आ सकता है, धारणीयता का, कि अगर आज हम अरावली को पूरा यूज़ कर लेंगे तो कल हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा, ऐसे एथिक्स हैं। अगर कोई करप्शन करके माइनिंग कर रहा है, इलीगल माइनिंग कर रहा है, तो ऑफिसर्स पे सवाल उठते हैं करप्शन के, ट्रांसपेरेंसी के, अकाउंटेबिलिटी के, उत्तरदायित्व के। ये जो सारे सवाल हैं, मतलब ये इथिक्स से जोड़कर हम करंट के चीज़ों को देख सकते हैं, तो वो भी पूछे जा सकते हैं। ये आपको याद रखना है, बस एक नज़र बनाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए डाला है। फिर देखिए, आप जो मैंने दूसरी थीम बताई थी कि एटीट्यूड एक दूसरी थीम है, अभिवृत्ति। इसमें देखिए ये कह रहा है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, इज कंसिडर्ड टू बी एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिविल सर्वेंट, कि कोई भी सिविल सर्वेंट होता है तो उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो नेगेटिव कर रहा है चीज़ों को। तो वो कितना जरूरी है ये पूछ रहा है। हु इज ऑफन रिक्वायर्ड टू फंक्शन अंडर एक्सट्रीम स्टेट, स्ट्रेस में, बहुत स्ट्रेस में काम करता है, एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है सिविल सर्वेंट के, तो उसको उस स्ट्रेस में भी कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड को रखना होता है, यही पूछा गया है। और क्यों पॉजिटिव एटीट्यूड जरूरी है, तो आप इसमें बता सकते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो वो डिसीजन मेकिंग अच्छे से करेगा, एम्पैथी के साथ डिसीजन करेगा, एम्पैथी दया भावना के साथ, कंपेशन के साथ लोगों को ढंग से चीज़ों को न्याय कर पाएगा, जस्टिस दे पाएगा। तो इस चीज़ के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। और इफेक्टिवनेस भी आती है इससे। अगर आप पहले ही किसी चीज़ को कहेंगे कि भाई एथिक्स तो मुझसे हो ही नहीं रही है, मैं तो एथिक्स के पेपर को छोड़ के जा रहा हूँ, तो ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो आप कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों ज़रूरी है, तो पढ़ाई में क्यों ज़रूरी है, सिविल सर्वेंट के लिए क्यों ज़रूरी है, ये ऐसे क्वेश्चन है। कर आप ऐसे भी सकते हो, किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी इस क्वेश्चन को कर सकता है, लेकिन इसको ढंग से करने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स होने चाहिए जिसको हम लिख के आएंगे। तो अगर देखिए किसी ने एटीट्यूड किया होता कि एटीट्यूड वर्ड को उसने अगर डिफाइन करके सिलेबस से पढ़ के और उसने अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होता, तो वो इस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर सकता था कुछ अच्छे वर्ड्स के साथ। तो ये देख लीजिए। फिर कह रहा है कि माइंडलेस एडिक्शन टू फॉर्म, फॉर्म इग्नोरिंग द सब्सटेंस ऑफ द मैटर। सोच के देखिए कि कोई सी चीज़ में प्रोसीजरल कोई चीज़ है, कि अगर कोई अधिकारी है उसके प्रोसीजर में ये चीज़ें लिख रखी हैं, वो सिर्फ प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है, बस फॉर्म को फॉलो कर रहा है। जो फार्म होता है, एक फार्म जो चीज़ों को औपचारिक रूप से जो फार्म होते हैं बस उसको फॉलो कर रहा है, सब्सटेंस ऑफ मैटर नहीं देख रहा है, इग्नोर कर रहा है सब्सटेंस ऑफ मैटर को, कि कोई उसके पास कोई समस्या आई है, उसके सब्सटेंस को नहीं समझ रहा है, बस देख रहा है कि मुझे कौन सी कार्रवाई करानी, बस पेपर वर्क पे ध्यान दे रहा है। तो इज रेंडरिंग ऑफ इंजस्टिस, ये इंजस्टिस होने की चीज़ हो सकती है, इससे अन्याय को जन्म देता है। और देखिए अंधा अनुकर अन्याय को जन्म देता है। तो एक सूझबूझ वाला सिविल सेवक वही होता है जो लिटरलनेस एंड कैरीज आउट द ट्रू इंटेंट, ट्रू इंटेंट को समझता है, जो समस्या है उसकी ट्रू इंटेंट को समझेगा और फिर बताएगा कि क्या उद्देश्य उसका है। तो कुछ इलस्ट्रेशंस के साथ बताइए, यानी कुछ एग्जाम्पल के साथ बताइए। तो ऐसे अगर किसी कोई आईएएस का आपके पास एग्जाम्पल हो, कोई आईपीएस का एग्जाम्पल हो, किसी नेता का एग्जाम्पल हो, जब आप बता सकते हैं कि इस ऑफिसर ने यहाँ पर ये काम किया, तब आप इसको बता सकते हो कि फॉर्म से चीज़ें नहीं चलेंगी। जैसे कि एक आर्मस्ट्रॉन्ग पामे नाम के एक आईएएस थे, आर्मस्ट्रॉन्ग पामे नाम के आईएएस थे ये। इन्होंने एक रोड बनवा दिया था, खुद ही 100 किलोमीटर का रोड बनवा दिया था कम्युनिटी से मिलके, मतलब पेपर वर्क के हिसाब से, यानी कि गवर्नमेंट का पैसा यूज नहीं किया, कम्युनिटी को जोड़कर उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और 100 किलोमीटर का रोड बना दिया था। तो ये बड़ी बात है। ऐसे एग्जांपल आप इस क्वेश्चंस में डाल सकते हैं। और भी कोई आईएएस आपको ऐसी नज़र में दिखता हो कि जो पेपर वर्क को साइड में रख के और उन्होंने प्रॉब्लम को समझते हुए चीज़ों को किया।
और ऐसे भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें होंगी कि अगर आप प्रोसीजर रूप से आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आपका मन कर रहा है करने का और वो बहुत ज़रूरी है एक जस्टिस को देने के लिए, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, बस ये क्वेश्चन पूछा गया। ये भी एक एटीट्यूड का क्वेश्चन है कि आपके पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए आपके अंदर, ये सारे क्वेश्चन हैं। तो फिर देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस, ये मुझे बहुत अच्छा थीम लगती है क्योंकि ये छोटा सा है और इसके सारे क्वेश्चंस लगभग आप उन सारी चीज़ों से कर पाएंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे अप्लाई होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस में। तो देखिए आप लोग इसका एप्लीकेशन पूछा भी गया है यहाँ पे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे अवधारणाएं तथा प्रशासन एवं शासन में उनका उपयोग। तो देखिए सीधा उपयोग के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ, मैं आपको पीवाईक्यू बिल्कुल नहीं करवा रहा यहाँ पे, मैं बस आपको ये बताना चाहते हैं कि आप क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं। तो अगर किसी ने सिलेबस को ढंग से प्रिपेयर किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ आप इसका प्रिंट आउट ले लें और फिर टिक मारते चलें। मैं तो ऐसे कर रहा हूँ कि थीम को लिख लें और टिक लगाते चले कि हाँ मैंने इस थीम के 2 पेजेस के नोट गूगल से लिख लीजिए, चैट जीपीटी से लिख लीजिए, कहीं से अच्छा लगता है उससे लिख लीजिए। और आने वाले टाइम में हम भी करवाने वाले हैं, मतलब आने वाला टाइम नहीं, मतलब बहुत जल्दी हम आपको एथिक्स पूरा सोच रहे हैं कि हम आपको यहीं पे करवाएं बहुत सारी डेफिनेशंस के साथ। फिर देखिए कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखो कंपोनेंट्स हमने पीछे पढ़ा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वही इस पे क्वेश्चन पूछ लिया कि घटक क्या क्या होते हैं। फिर देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि भावना से आदमी कितना मजबूत है, सिर्फ दिमाग से नहीं, भावना से कितना मजबूत है, वो भी चीज़ें जरूरी होती हैं। फिर कह रहा है कि रियली मैटर क्या करता है सक्सेस के लिए, करेक्टर के लिए, हैप्पीनेस के लिए, लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट के लिए क्या करता है। इज अ सेट ऑफ इमोशनल स्किल्स। आपके पास EQ होना चाहिए, नॉट जस्ट कोग्निटिव एबिलिटीज, ना सिर्फ IQ काम नहीं चलेगा। ये बस सीधा क्वेश्चन यही है कि IQ वर्सेज EQ। इमोशनल क्वोशेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान मतलब भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ दिमाग से काम नहीं चलेगा। फिर आप लोग कह भी सकते हैं, एक कोट होता है कि अगर आपको अपना भलाई करनी है, अपने बारे में सोचना है तो आप हेड से सोचिए, और अगर आपको किसी और के बारे में सोचना है तो आप दिल से सोचिए। तो ऐसी सारी चीज़ें ये क्वेश्चन, ये कोट डाल सकते हैं आप। ये इससे ही बताना है कि आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं क्या, कि अगर आपको सक्सेस लेनी है, करेक्टर लेना है, हैप्पीनेस लेना है, तो आपको क्या चाहिए कि आपको EQ ज़्यादा चाहिए, और रीजंस दीजिए और सपोर्ट योर आंसर। और बस ये 2023 का क्वेश्चन आया था। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं सीधे के सीधे आपके सिलेबस से मिल रहे हैं क्वेश्चन। और अगर सोच के देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आप तैयार कर पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप तैयार कर पा रहे हैं, तो अगर अप्लाइड फॉर्म में भी इसी इमोशनल इंटेलिजेंस से अगर कोई क्वेश्चन आपको एचसीएस में मिलेगा तो आप उसको भी कवर कर पाएंगे। तो इसलिए PYQ और सिलेबस सबसे बड़े सोर्स ये हैं आपके। फिर आता है प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, कि शासन व्यवस्था में ईमानदारी क्यों जरूरी होती है। फिर आप लोग ये भी देखेंगे कि इंटीग्रिटी जो होती है, सत्यनिष्ठा एक वर्ड होता है, इंटीग्रिटी और प्रोबेबिलिटी में फ़र्क क्या होता है, ये आपको थोड़ा देखना होता है। ये जो वर्ड्स लिखे हैं, मतलब सिलेबस में जो भी वर्ड्स यूज हुए उसका आपका डिफरेंस भी पता होना चाहिए, उनके बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। इससे बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी आपकी। फिर कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, बहुत ज़रूरी है, ये तो आपको पता भी है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्यों ईमानदारी ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। इफेक्टिवनेस तभी आएगी, नहीं तो करप्शन हो जाएगा, चीज़ें आप जस्टिस डिलीवर नहीं कर पाएंगे। यही सारी चीज़ें बतानी है, लेकिन अच्छे वर्ड आपको तब आ पाएंगे, एक तो आप न्यूज़पेपर से वर्ड को चुरा रहे हैं, आपके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स को चुरा रहे हैं, आप उनको आप राइट डाउन कर पाएँ, प्लस आपने PYQ सॉल्व कर रखे हो, तो चीज़ें आप आराम से कर पाएंगे। फिर कह रहा है कि जो RTI का जो एक्ट है वो क्यों एसेंशियल है अकाउंटेबिलिटी के लिए। अब ये अकाउंटेबिलिटी क्या होती है आपको ये सीख लेना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी आपके सिलेबस में भी लिखा गया है कि जवाबदेहिता क्या होती है, कोई ऑफिसर आप जवाबदेहिता क्यों होनी चाहिए। तो RTI उसमें क्या रोल प्ले करती है ये तो आपको पता ही है। RTI जवाबदेहिता ही करती है किसी भी ऑफिसर्स का, किसी भी ऑफिसर का किसी भी ऑफिस के बारे में आप क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपको जवाब ही दे पाएंगे। और अकाउंटेबिलिटी निर्धारित होती है कि उन्होंने ये काम क्यों किया तो क्यों किया, और सारी चीज़ें डिटेल्स निकलती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो करता ही RTI। प्लस कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, ये सारे सिलेबस के पॉइंट्स हैं जो आराम से कवर किए जा सकते हैं। फिर देखिए हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं थोड़ा। फिर मैंने एक थीम बताई थी मॉरल थिंकर्स, और जितने भी फिलोसफर हैं वो उनका वर्ल्ड में और उनके बारे में, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने ये स्टेटमेंट कही थी कि अगर आपको अवेकन करना है पीपल को, जनता को जगाना है, तो वीमेन जो होंगी वो मस्ट बी अवेकेंड, यानी कि महिलाओं के बिना आप पूरे समाज को जगा ही नहीं सकते, जागृत कर ही नहीं सकते। तो इसलिए क्या है, जवाहरलाल नेहरू के स्टेटमेंट को आपको क्या करना था, डिस्क्राइब करना था, एक कमेंट जैसा करना था, आपको बताना था कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। फिर बता रहे कि वट टीचिंग द बुद्धा, बुद्धा की क्या टीचिंग थी और ये मोस्ट रिलेवेंट टुडे क्यों है। अब दुनिया सारी भागे जा रही है और बुद्धा आपको दे रहे हैं मध्यम मार्ग का रास्ता दे रहे हैं, आपको इच्छाओं से दूर रहने का रास्ता दे रहे हैं। बस यही बताना है, यही आपको ये बता पा रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है उनकी टीचिंग। बस तो उनकी टीचिंग के बारे में आपको पढ़ लेना। तो जितने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटी हैं उनको हमें पढ़ना है, उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ना है। जैसे महात्मा गांधी का ये देखिए, टू फाइंड योर सोल इज़ टू लूज योर सोल इन द सर्विस ऑफ अदर। अगर आप अपने आप को पाना चाहते हो तो दूसरों की सेवा में समर्पित कर दें अपने आप को, ये महात्मा गांधी का कथन है। तो इसको आपके ऊपर एक कमेंट करना है कि ये कैसे सही है कैसे सही नहीं है, तो ये पॉइंट्स पे लिखना है। तो देखिए अब ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये लगभग सबको आते होंगे। आपको क्या करना है,
अच्छा आंसर उसी का होगा जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स में इनको डिफाइन कर पाएगा। नहीं तो इन सारी चीज़ों की बेसिक बेसिक बातें तो ये सारे लिख सकते हैं कि हाँ जी दूसरों के लिए काम करना चाहिए, सब कुछ ये करना चाहिए, लेकिन अच्छा क्वेश्चन आपका अच्छा आंसर तब बनेगा जब आप अच्छे एग्जाम्पल्स को डाल पाएंगे। एक दो एग्जाम्पल आज आज का जो रिलेवेंट होगा, किसी ने किया होगा, किसी ऑफिसर ने किया होगा, तो ऐसे एग्जाम्पल आपको क्या करना है, जहाँ पे भी नजर आते हैं आपको डाल लेना है। किसी आईएएस ने कोई अच्छा काम किया हो, किसी आईपीएस ने अच्छा काम किया हो, तो आपको ये डाल लेना है अपने आंसर्स में। फिर ये सिविल सर्विसेज वैल्यू के बारे में बात करें कि सिविल सर्विस की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, फेयरनेस एंड जस्टिस होना चाहिए, कोरेज ऑफ कन्विक्शन होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ सर्विस, सेवा का भाव होना चाहिए, और करेज होना चाहिए कन्विक्शन का कि अगर मैं किसी बुराई के खिलाफ खड़ा हूँ, किसी करप्शन के खिलाफ खड़ा हूँ, तो बेझिझक मैं खड़ा हूँ और फैसला ले पाऊँ, ऐसा नहीं कि किसी के दबाव में आ जाऊँ। फिर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इन चीज़ों को डिफाइन करना था सिविल सर्विस के वैल्यू के बेस पे। बताइए सीधे के सीधे उन्होंने लिख रखा है कि सिविल सर्विसेज वैल्यू, और उन्होंने यहाँ पे सीधा का सीधा पूछ लिया। देखिए आप कि कितना सीधा का सीधा सिलेबस, मैं कह रहा हूँ कि 100% आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा सीधा सिलेबस से। फिर कह रहा है कि intellectual competency and moral qualities, empathy and compassion. Empathy and compassion are the some of the other vital attributes that facilitate the civil servant to more competent in tackling the crucial issue. ये कह रहा है कि सिर्फ बुद्धिमत्ता नहीं चलती, बौद्धिक दक्षता नहीं चलती, एफिशिएंसी नहीं चलती, कई बार सहानुभूति और करुणा, जिसको एम्पैथी कहते हैं, सिंपैथी कहते हैं, कंपेशन जो चीज़ होती है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। नहीं तो अगर आप एफिशिएंट हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन अगर आपके अंदर दया भाव नहीं है तो आप सिविल सर्विस के रूप में ढंग से काम नहीं कर पाएंगे क्रूशियल इशू के बीच में। तो कई बार आपको ऐसा होना पड़ेगा कि वही क्वेश्चन जो हमने पीछे पढ़ा था कि फॉर्म को छोड़ के प्रोसीजर, जितने भी कागज की जो एक प्रोसीजर है उसको छोड़ के आपको आगे बढ़ के आना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने 100 किलोमीटर का रोड बनवा दिया था एक आईएएस ऑफिसर्स ने, तो ये सारे काम करने पड़ेंगे कि अपने भावना से भी सोचना पड़ेगा। तो कंपेशन का रोल पूछा है इन्होंने, सीधा का सीधा कंपेशन का रोल पूछा है इन सिविल सर्विस, बस ये बात है। ये मैंने आपका एक कोट भी डाला है, टू हैंडल योर सेल्फ यूज योर हेड। अगर आपको अपने आप को हैंडल करना है तो यूज योर हेड, अपना दिमाग लगाइए। टू हैंडल अदर्स, अगर आपको अदर को हैंडल करना है तो यूज योर हार्ट से सोचिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता रही हैं कि बस सिविल सर्विस के वैल्यू क्या होते हैं, तो बस यही बात है। फिर कह रहा है कि 2 more एट्रीब्यूट्स बताइए, एट्रीब्यूट्स मतलब वैल्यूज बताइए जो इंपॉर्टेंट है पब्लिक सर्विसेज के लिए, जस्टिफाई योर आंसर। प्लस आपको जस्टिफाई भी करना है कि हाँ ये यहाँ पे जरूरी है, यहाँ पे जरूरी है और क्यों जरूरी है। ये सारे PYQ थे। केस स्टडीज मैंने आपको बता दी, ये 2024 की एक केस स्टडी का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए डाला है कि ऐसे केस स्टडी आती हैं, आप लोग देख पाएंगे। इसमें पूछा गया है कि आप इसको पूरा पढ़ लेना, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें बस ये था कि गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है और गर्मी ज़्यादा बढ़ने की वजह से पानी की कमी हो रही है, और आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, तो आपको क्या करना है कि आपने अपने सबऑर्डिनेट जितने भी ऑफिशियल हैं आपके नीचे वाले, आपने उनको सबको कह दिया है, सहायक कर्मचारियों को, कि जो भी किसान है उनके जो इरिगेशन के लिए, जो सिंचाई के लिए पानी यूज़ हो रहा है, आप उसको बंद करवा दें ताकि ग्राउंड वाटर का ज़्यादा प्रयोग ना हो पाए। लेकिन उसी वक्त जो किसान है वो कह रहे हैं कि हम वो भड़क जाते हैं, वो कहते हैं कि हम आंदोलन करेंगे, क्योंकि उसी वक्त एक कंपनी है, कोई उद्योग है, कोई जो इसको यूज़ कर रहा है पानी को बहुत ज़्यादा और मिसयूज़ कर रहा है मतलब, और फिर भी वो काम चला आ रहा है, लेकिन किसानों को रोका जा रहा है। तो किसान कह रहे हैं, भड़के हुए हैं इस बात से, तो आप एज ए IAS क्या करेंगे, और आप उस उद्योग को बंद नहीं करवा सकते क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें रोजगार में लगे हुए हैं। तो देखिए अब आपके पास डायलेमा आ गया कि आप उद्योग को बंद नहीं करवा सकते, दमन आ गया एक मन का कि आप उसको उद्योग को बंद नहीं करवा सकते, आप किसानों को भी मना नहीं कर सकते, नहीं तो आंदोलन भड़क जाएगा। तो आप क्या करेंगे जिला मजिस्ट्रेट के रूप में? तो देखिए आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो ये बताना है कि कौन से विकल्प हैं आपके पास। तो आप बताएंगे कि भी एक तो मैं किसानों के लिए भी पानी खोल दूं, ये भी हो सकता है, फिर पानी की दिक्कत आ जाएगी, ये भी दिक्कत है। फिर आप कहेंगे कि भी मैं तो उद्योग को ही चलने दूंगा, तो ये भी गलत है। तो आप कुछ ऐसा मिडिल वे लाएंगे कि अपने कंपेशन को देखते हुए, अपने एथिक्स को देखते हुए, अपनी एफिशिएंसी को देखते हुए कि मैं ऐसी चीज़ करूंगा कि बैरियर लगाऊंगा कि आप भी इतना पानी यूज़ कर सकते हैं, उद्योग है तो उद्योग भी पड़ा रहे, उद्योग भी इतना ही पानी यूज़ करेगा जितनी लिमिट रखी जाएगी। इस बेस पे उनको सब देखना पड़ेगा। फिर कहता है कि कौन कौन सी हितधारक मतलब यहाँ पे कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स आप देखेंगे तो फार्मर्स हैं, और जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है वो भी है, और लोकल पीपल भी हैं, क्योंकि पानी की अगर समस्या होगी तो सबको समस्या होगी। आप हैं कलेक्टर के रूप में, आप भी हैं, तो आप अनुकूल हितों को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी उचित कार्रवाई की जा सकती है, आप इसमें कार्रवाई बताइए कि आप 1 नंबर ये कार्रवाई की जा सकती है, 2 नंबर ये कार्रवाई की जा सकती है, 3 नंबर ये की जा सकती है, और मैं ये करूँगा। और संभावित प्रशासनिक नैतिक दुविधाएं, जो डिलेमाज हैं आपके पास, कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं हैं आपके पास, मन में कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं आपके। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि फार्मर्स वर्सेज इंडस्ट्री, इसको अगर आप देखें तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवाल उठ सकता है। अगर आप इंडस्ट्री की तरफ अगर थोड़ा सा भी उनको करने की कोशिश करते हैं तो आपकी ट्रांसपेरेंसी पे सवाल उठ सकते हैं।
तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। ट्रांसपेरेंसी का इशू है, अकाउंटेबिलिटी का इशू आएगा आपके ऊपर कि जवाबदेहिता रहेगी। और प्लस आपके ऊपर ये भी बड़ा इशू है कि सस्टेनेबिलिटी, अगर आप पानी को ढंग से यूज़ नहीं करते हैं तो आगे फ्यूचर के लिए दिक्कत है, और अभी के लिए भी पानी बचाना है। तो ये सारे जो वैल्यूज़ आपके सामने नैतिक दुविधा आएंगी वो आपको लिखना है। अब ये वर्ड कहाँ से आएंगे लिखने के लिए? ये वर्ड भी आपके सिलेबस से आएंगे। इसलिए मैंने कहा आपको कि सबसे पहले आप थ्योरी को कवर करें, और थ्योरी को कवर करेंगे तो जो थ्योरी वाले वर्ड्स हैं उनको आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप बताना कि कौन कौन से इशूज़ आ रहे हैं आपके सामने। कि मेरे सामने देखो, हमने पीछे ट्रांसपेरेंसी पढ़ा कि भाई सिविल सर्विस की वैल्यू के लिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कंपेशन होना चाहिए, और जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस की एक वैल्यू होनी चाहिए उसके पास कि वो जस्टिस कर पाए। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। प्लस इक्विटी का यहाँ पे दिक्कत आएगी कि इक्विटी, आप फार्मर्स को इक्वल ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही चीज़ों को लिखना है। तो यानी कि आप समझ पाए कि अब जो अगला क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि करंट लिंकेज, तो मैंने आपको बता ही दिया कि अरावली इश्यूज़ हैं। इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म में जो लोगों को नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा, अगर जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता कौन है उसकी। तो इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि एआई डीप फेक चल रहे हैं, बहुत सारे फोटोज़ क्रिएट किए जा रहे हैं एआई के द्वारा। तो अब ये सवाल उठ रहे हैं कि एआई का कंट्रोल्ड यूज़ होना चाहिए, कैसे उसको यूज़ करेंगे। लेकिन अगर उसको एआई को कंट्रोल भी किया जाता है तो फिर प्राइवेसी के जो इशू हैं वो सामने आएंगे कि लोगों के डाटा मिसमैनेज हो सकता है। ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं एथिकल रिलेटेड से। और इससे आपको एक बात और पता लगती है कि जीएस का जो आपका बाकी का सिलेबस है, जैसे कि अगर आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी, एक क्वेश्चन आया था कि संवैधानिक नैतिकता, संविधान में कौन सी नैतिकता आपको नजर आती है। तो आप लोग देखना कि आपके मौलिक अधिकारों के द्वारा नैतिकता निर्धारित की गई है कौन सी, आप स्वतंत्रता निर्धारित की गई है, समानता निर्धारित की गई है। तो ये भी कुछ वैल्यूज है जो संवैधानिक मूल्य हैं। तो ऐसे ही मूल्य के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। जीएस 2 के ऊपर देखा हमने। ऐसी हिस्ट्री के जो हमने हिस्ट्री से क्या सीख सकते हैं, इनसे पे क्वेश्चन आ सकता है कि एथिकल रूप में हिस्ट्री कैसे यूज हो सकती है। तो उस सिलेबस को भी आप अपने यहाँ पे लिंकेज कर सकते हैं। जैसे कि डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, तो अब इसमें दिक्कत आती है कि पर्सनल ऑटोनोमी यानी कि पर्सनल फ्रीडम, किसी की व्यक्तिगत जो निजता है वर्सेस उसका आ गया कि पब्लिक सेफ्टी इंपॉर्टेंट है या फिर व्यक्ति की निजता इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सरकार सर्विलांस करती है, बहुत सारे डाटा को निकाल के देखा जा सकता है पब्लिक सेफ्टी के लिए। तो उसमें आपका डाटा कितना यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, इनके ऊपर भी एथिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो था, इस पे ट्रांसपेरेंसी पे जो क्वेश्चन उठते थे इलेक्टोरल बॉन्ड पे, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था। ये ट्रांसपेरेंसी, इससे पारदर्शिता बढ़ी, इनको लेके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या किसी कोई करप्शन के केस में अगर कोई अधिकारी फंसा हो या किसी के पास कोई कुछ काला धन मिला हो, तो इस पे भी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप उससे रिलेट करके पूछे जा सकते हैं। सीधा नाम यूज नहीं करेंगे तो वो उनको आपके क्वेश्चंस में इंटरलिंक करके पूछ लेंगे। तो अब सोर्स, तो जितना भी हमने पीवाईक्यूज को देखा, हमने आपको पीवाईक्यूज को दिखाया, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को दिखाया, वो भी जो हार्ड थे मैंने वो आपको पीवाईक्यू दिखाए। प्लस हमने केस स्टडीज को देखा, प्लस हमने सिलेबस को देखा। अब सबसे बड़ी बात है कि सोर्स आप ही बता दीजिए, और सोर्स आप बता पाएंगे बिल्कुल कि सबसे पहले मैं करूँगा सिलेबस कवर। अब सिलेबस कवर कैसे होगा? सिलेबस कवर करने के लिए मैं आपको 2 तरीके बता सकता हूँ। एक तो सेल्फ स्टडी जो बच्चे करेंगे उनके लिए मैं बता देता हूँ कि वो एक तो सिलेबस की जितने भी ग्लोसरी हैं, ग्लोसरी का मतलब जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उनको आप उनके नोट्स बना लें, एक एक पेज के 2-2 पेज के नोट्स बना लें। और नोट्स कैसे बनेंगे? या तो आप गूगल करें, या आप कोई भी एआई टूल को यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई भी कोचिंग मटेरियल है, कोई भी कोचिंग मटेरियल को आप पूरा ना उठाएं कि पूरा पढ़ना है मुझे, ये नहीं। बस आप उसको क्या करना है, जो वर्ड है उसका आप नोट्स बना लेने हैं कि भाई इस वर्ड पर अगर क्वेश्चन आता है तो ये इसका मतलब है, और मैं इस वर्ड को इतना इतना समझ गया। आप किसी कोचिंग नोट से ही बना सकते हैं। तो इससे तो होगी आपकी थ्योरी कवर। प्लस जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स आप कहीं से भी उठा सकते हैं, अखबार से उठा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों से एग्जांपल्स उठा सकते हैं आप लोग। जैसे कि कोई कोचिंग की बुकलेट मिलती है आप लोगों को, कोई इंटरनेट पे एग्जांपल मिलता है आपको, कोई सोशल मीडिया पे आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं तब आपको कोई एग्जांपल मिल गया कि किसी आईएएस ने, किसी आईएफएस ने, किसी आईपीएस ने कोई बहुत अच्छा काम किया, या फिर किसी भी अधिकारी ने, किसी टीचर ने कोई अच्छा काम किया, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है उसने कोई अच्छा काम किया। तो इनसे आप एग्जाम्पल को उठा सकते हैं कि कोई फेमस एग्जाम्पल को, ऐसे नहीं कि आप छोटे छोटे एग्जाम्पल उठा रहे हैं, कोई फेमस एग्जाम्पल जो बड़े लेवल पे मतलब सब नोन हो, जो आपके एग्जामिनर हो वो भी उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, इसलिए आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो सिलेबस सोर्सेज का आपको पता लगा। सोर्सेज सबसे बड़ा है आपका सिलेबस प्लस पीवाईक्यूज को करिए। आप करके देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, हम सिविल चौपाल पे चाह रहे हैं कि अब हम इन चीज़ों को कवर करें, एथिक्स को पूरा कवर करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, कमेंट करके बता देना आप कि इसके बारे में आपको वीडियो चाहिए, आगे क्या हम स्ट्रेटजी को अपनाएं, तो हम उसको अपनाएंगे। अब बात आती है टेट सीरीज़ की। तो अब प्रीलिम से पहले
और अगर आप ये करने लग जाएंगे ना, सिलेबस को कवर करने लग जाएंगे, तो आप देखिएगा आपको 15 दिन से भी कम दिन का टाइम लगेगा। 12 से 15 दिन में आपका पूरा एथिक्स यानी कि 100 नंबर का पेपर आपका कवर हो रहा है। और केस स्टडीज तो आपको करंट से लिंकेज और बहुत सारी चीज़ों से सीख के, कि कोई ऑफिसर था उस टाइम उसने क्या किया था, आप भी वही कदम उठाएंगे, तो इन सारी चीज़ों से सीख के केस स्टडी को तो आप वैल्यू एड कर ही रहेंगे और टाइम टू टाइम करेंगे, अखबार पढ़ेंगे, सिलेबस पढ़ेंगे तब। लेकिन देखिए आप 12 से 15 दिन में आप इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। और टेट सीरीज की बात है तो प्रीलिम्स से पहले तो आप किसी की भी टेट सीरीज नहीं लेनी चाहिए आपको पीवाईक्यू ही पे ही बेस रहना चाहिए। पीवाईक्यू करेंगे, पीवाईक्यू के नोट्स बना लेंगे, अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड लग रहा है तो उसका सिनोप्सिस बना लेंगे। सिनोप्सिस का मतलब है जैसे कि अगर कोई ऐसे पेजेस जो आपको मिलेंगे बुकलेट के, आप उसमें ऐसे नोट्स बना लें, जैसे कोई भी क्वेश्चन आया है आप उसके ऐसे नोट्स बना लें कि मैं इसमें क्या क्या डालूंगा। आप पूरा क्वेश्चन ना लिखें तो उसमें ये डाल लीजिए कि ये मेरे पास मटेरियल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, कि जैसे मुझे कोई खिचड़ी बनानी है तो खिचड़ी बनाने के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लूँ कि हाँ, फिर उन मटेरियल को मैं कैसे भी घोलूँ और मेरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो सिनोप्सिस बना लें, आप ये कर लें अगर आपसे लिखा ना जाए तो। और आप 12 से 15 दिन में बिल्कुल आसानी से इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं अगर आप ढंग से स्ट्रेटजी को अपनाएं तो इन्हीं बातों के साथ थैंक यू। और आप इस स्ट्रेटजी को पक्का देखना, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बताया मैंने इसको, प्रीलिम्स वर्सेस मेंस दोनों के लिए, कि अभी आपका जो टाइम है जैसे कि आप 15 मार्च तक, और मैं तो कहता हूँ कि 20-25 मार्च तक भी थोड़ा सा, अब सारा दिन तो प्रीलिम आप पढ़ेंगे नहीं, जो फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो वो सारा दिन तो प्रीलिम्स पढ़ेंगे नहीं आप, तो आप कुछ टाइम, अगर आप वर्किंग भी हैं तो भी 1 घंटा 1.5 घंटा आप अगर एथिक्स को देंगे तो आपका जो एक पेपर है पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। अकेले प्रीलिम्स करके भी क्या ही फायदा हो जाएगा जब अगर आप मेंस में फेल हो जाएंगे तो ये आपकी 70 डेज की एक रोड मैप दिया था मैंने, आप इसको पक्का देखिएगा, मस्ट वॉच वीडियो है ये। और बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपकी कोई भी डाउट हो तो आप हमें टेलीग्राम पे बता सकते हैं, @सिविल्स चौपाल हेल्प करके अपना हैंडल है, आप इस पर कोई भी डाउट अपना शेयर कर सकते हैं, कमेंट में भी कर सकते हैं, और जो भी रिव्यू आपका आप रिव्यू पक्का दीजिएगा। थैंक यू। और सबसे बड़ा सोर्स याद रखना आपका सिलेबस और पीवाईक्यू। ओके, थैंक यू।